हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका आपके ही चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक के बारे में। तो मैं आपको हर एक घटक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही साथ हम लास्ट में जाके इसके MCQ सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक जुड़िएगा और इस वीडियो से अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। नहीं तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें चंडीगढ़ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप इसका पार्ट 1 जो है वो पड़ा हुआ है, तो आप इसको पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें मैंने पोषण बताए हैं, पोषण के प्रकार बताए हैं, स्वपोषी और जो परपोषी होते हैं उनके बारे में बताया है, डिटेल पढ़ाया है और साथ ही साथ उसके MCQs भी सॉल्व किए हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल से बायलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, साइंस का कंटेंट मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम करेंगे यहाँ पे। और उसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, इवन कमेंट में भी पिन मैंने किया हुआ है लिंक जो टेलीग्राम का है, तो आप उससे जाकर ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ऑफिशियल ऑनलाइन पढ़ाई का और ग्रुप भी है टेलीग्राम का, तो अगर आपके कोई डाउट्स हो आपस में भी आप क्लियर कर सकते हैं और आप मुझसे भी डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपका कोई भी डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगी। तो चलिए आइए आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। तो हमारे भोजन में हम जो खाते हैं, हर तरीके के हमको घटकों को खाना ज़रूरी होता है, चाहे वो वसा हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो रफेज हो, चाहे वो पानी हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये सब हो जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए बहुत आवश्यक हो जाते हैं। तो आइए एक एक अभी सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम इस पूरे लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे एक तरह से रोड मैप बनाया है कि हम क्या क्या करेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए फटाक से वो देख लेते हैं, फिर हर एक घटक को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले भोजन के घटक में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या देते हैं, ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। और ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। सिंपल जो होते हैं वो वापस से बाइफरकेट हो जाते हैं दो तरीकों में, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, मतलब एकल शर्करा और द्विशर्करा। और कॉम्प्लेक्स में पॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं, मतलब बहुशर्करा। अब इसमें मोनो में हमको पढ़ना है ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में और गैलेक्टोज के बारे में, ठीक है। ये सबसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ डाइसेक्राइड्स में हमें पढ़ना है माल्टोज, लैक्टोज और स्यूक्रोज के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद पॉलीसेक्राइड में हम पढ़ेंगे स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में। जैसा कि जानते भी हैं कि स्टार्च क्या होता है, हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है कि स्टार्च क्या होता है। स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है किसका, पौधों का। और ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड होता है किसका, एनिमल्स का, ठीक है। तो हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। तो कुछ अमीनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल होते हैं। तो टोटल इन नंबर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट, और उन 20 में कुछ एसेंशियल और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। तो हम उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो हमारे कुछ विटामिन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल और कुछ विटामिन्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ पानी में घुलनशील, मतलब कि पानी में घुल जाते हैं और यूरिन के थ्रू वो पास हो जाते हैं। पर जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो घुलनशील नहीं होते, वो फैट की तरह स्टोर हो जाते हैं कहाँ पे, बॉडी में, लिवर के अंदर, ठीक है। वो प्रॉपर जैसे बाकी चीज़ों का डाइजेशन होता है ऐसे ही इन विटामिन्स का भी डाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी कि इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल के बी और सी जो टाइप्स होते हैं विटामिन्स के, और
जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको याद करने का तरीका है कीड़ा, KEDA, K फॉर विटामिन K, E फॉर विटामिन E, D फॉर विटामिन D एंड A फॉर विटामिन A। हम इसके सारे सोर्स और साथ ही साथ इससे होने वाली डेफिशिएंसी, डिजीज़, साथ ही साथ इसके जो केमिकल नेम्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब इसमें हम कवर करेंगे। दूसरी बात आती है, हम पढ़ेंगे फिर वसा के बारे में। वसा जो होता है संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, मतलब ऐसे वसा जो सैचुरेटेड है और ऐसे फैट्स जो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन सा गुड फैट है, कौन सा बैड फैट है। ठीक है, किस फैट में डबल बॉन्ड है, कौन सा फैट सिंगल बॉन्ड है, कौन सा फैट खाने में अच्छा है, कौन सा बुरा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ हमारा आखिरी जो एक इसमें घटक बचा वो हमारा बचा मिनरल्स। मिनरल्स हमारे जो खनिज जो हमारे शरीर में खाने के साथ जाते हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो उन खनिजों के बारे में मैक्रो है, कुछ प्रमुख खनिज हैं और कुछ कैसे खनिज हैं, सूक्ष्म खनिज हैं, तो इनके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ रफेज, रफेज मतलब फाइबर्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपोनेंट्स जो क्या कर रहे हैं, जो खाने को डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, रफेज। और सारी चीज़ों को, सब चीज़ को संभाल लेने वाली क्या चीज़ हो गई, पानी। तो पानी भी हमारा एक तरह से कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर आता है। तो चलिए आइए एक एक करके हम इसको फटाक से समझ। कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा, शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब एकल शर्करा, डाइसेक्राइड मतलब द्वि शर्करा और पॉलीसेक्राइड्स मीन्स बहुशर्करा। अब जो मोनोसेक्राइड्स हैं एग्जाम्पल्स हो गए, तो मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से आ जाएंगे, हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, एक तरह का मोनोसेक्राइड है। फिर और क्या हो जाएगा, फिर फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसेक्राइड। फिर गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी क्या है, मोनोसेक्राइड, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट से ये सब मिलके बने हैं, 2 नहीं है क्योंकि मोनोसेक्राइड है, मोनो एकल की बात हो रही है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ग्लूकोज क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोस्ट एबेंडेंट जो है कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट एबेंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला शर्करा जो है वो ग्लूकोज है। फिर बात आती है फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जो फलों से मिलता है, स्वीटेस्ट होता है। तो यही सब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे पिंट किए हैं, यही सब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे कि फ्रक्टोज कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है, स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरी बात, फ्रक्टोज जो होता है नेचुरली अकरिंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है, एग्जाम में पूछेंगे तो आप बता देंगे फ्रक्टोज, क्योंकि ये फलों में पाया जाता है। फिर बात आती है गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैलेक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर, मतलब मस्तिष्क की शर्करा। अब मस्तिष्क की शर्करा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हेल्प करती है जो बच्चे होते हैं उनके ब्रेन के विकास के लिए, मतलब मस्तिष्क के विकास के लिए गैलेक्टोज की जो है वो उपयोगिता है। ठीक, उसके बाद आती है कि मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए गैलेक्टोज जो है मोनोसेक्राइड वो यूज़ में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम डाइसेक्राइड्स की तरफ, द्विशर्करा की तरफ। अब द्विशर्करा में मतलब जो 2 यूनिट से मिलके बनी है, 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट से मिलके जो चीज़ें बनी हैं, उनको, जो कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं उनको बोलते हैं डाइसेक्राइड्स। ठीक, अब बात आती है, पहली आती है माल्टोज। माल्टोज किससे किससे मिलके बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जब ज्वाइन कर देंगे, और कौन सा यहाँ पे ये बॉन्ड पूछा जाता है, अल्फा 1,4 बॉन्ड से ये मिलके बना होता है, कौन सा, ग्लूकोज और ग्लूकोज जो है वो जुड़ा होता है, और कौन सी शुगर बन जाती है, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके सीरियल्स में। फिर बात आती है स्यूक्रोज। जो स्यूक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है शुगर केन में। तो आप इधर देखो, फ्रक्टोज जो था वो फल में पाया जा रहा था
और ये मोनोसेक्राइड है, ये भी नेचुरल अकरिंग है और ये भी प्राकृतिक रूप से ही मिल रहा है हमें, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, ये शुगर केन में पाया जा रहा है। पर ये क्या हो गया, जो सुक्रोज हो गया, ये कैसा है, ये हमारा डाइसेक्राइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है लैक्टोज की। लैक्टोज किससे किससे मिलके बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक, अब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके क्या बना, लैक्टोज। और लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है दूध में। ठीक, नेक्स्ट बात आती है हमारी पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स मतलब बहुशर्करा। अब बहुशर्करा में आपको स्टार्च पढ़ना है, ग्लाइकोजन पढ़ना है और सेलुलोज पढ़ना है। तो आपको इसके वर्क पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि स्टार्च कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पॉलीसेक्राइड है। दूसरी चीज़, स्टार्च का काम क्या है, स्टार्च फूड रिजर्व है एक तरह से, किसमें, प्लांट्स का। प्लांट्स का खाना किस चीज़ के फॉर्म में रिजर्व रहता है, किस चीज़ के फॉर्म में प्लांट्स जो है अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन क्या हो गया, एनिमल रिजर्व फूड, मतलब एनिमल्स अपना खाना किस तरीके से अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी एक तरह का पॉलीसेक्राइड है और ये कैसा पॉलीसेक्राइड है, ये हमारा कहाँ पाया जाने वाला पॉलीसेक्राइड है, ये हमारा पाया जाता है सेल वॉल में। किसकी सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है क्या, सेल्यूलोज। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं हम क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो होते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, मतलब मांसपेशियों को बनाते हैं, हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ मेंटेन रखते हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं। तो प्रोटीन्स का काम बहुत ज़्यादा है, मेन काम है मांसपेशियों के लिए। प्रोटीन आपने सुना होगा, जिम जाते हुए लोग प्रोटीन पीते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी मसल्स को उन्हें बिल्ड करना है, मसल्स को साथ में साथ सेल्स को क्या करना है, रिपेयर करना है, मैनेज करना है। तो इन सारी चीज़ों का काम किसका हो जाता है, प्रोटीन का। तो अब प्रोटीन बनी किससे होती हैं, प्रोटीन बनी होती हैं अमीनो एसिड्स से। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स जो है एक तरह से स्मॉल यूनिट है, जो कि स्मॉल यूनिट्स मिल के क्या बना देती है, प्रोटीन बना देती है। तो प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड्स क्या है, एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, प्रोटीन्स के। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि 20 अमीनो एसिड्स हमें पढ़ने हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स में कुछ हमारे क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसका मतलब ये हमारी शरीर जो है वो नहीं बना पा रहा है, इसके लिए हमको ज़रूरी है बाहर से कोई ऐसी डाइट लेना जिसमें क्या है, ये अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसलिए इनका नाम रखा गया एसेंशियल, क्योंकि ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, पर शरीर नहीं बना पा रहा है। समझ में आया? तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अभी आप पढ़ लीजिए, तो जो मेन याद रखने होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद कैसे रखना है, प्राइवेट टिम हॉल करके। पी से हो जाएगा हमारा फिनाइल एल्निलीन, वी से हो जाएगा वेलिन, टी से हो जाएगा थ्रेओनिन, एक और टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, एम से हो जाएगा मिथ्योनिन, एच से हो जाएगा हिस्टिडीन, एल से हो जाएगा लाइसिन और एक और एल बचा वो ल्यूसिन। ठीक है, अब बात आती है नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल में ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए तो रिक्वायरमेंट है, बॉडी को तो ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन बनाना है और प्रोटीन बनाने के लिए सारे अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो हर प्रोटीन के लिए हर अमीनो एसिड की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ अमीनो एसिड्स मिलके एक कुछ प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो बात आती है नॉन एसेंशियल की। तो नॉन एसेंशियल में मतलब अब शरीर इन अमीनो एसिड्स को बना सकता है। अब जब वो बना सकता है तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से अतिरिक्त। ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको मेन क्या याद रखना है, इसमें मेन कुछ याद रखना है। जैसे सबसे पहले सबसे सरल अमीनो एसिड कौन सा होता है, तो सबसे सरल अमीनो एसिड हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। सबसे जटिल अमीनो एसिड कौन सा है, सबसे जटिल अमीनो एसिड है हमारा टायरोसिन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो मेन है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सरल हो गया ग्लाइसिन, जटिल हो गया हमारा टायरोसिन। अब बात आती है इधर, ये आपका ये जो बादल है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बादल। क्यों? क्योंकि जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि रिंग की फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में, स्ट्रक्चर जो लीनियर था वो अब किस फॉर्म में बन गया, वो रिंग्ड स्ट्रक्चर बन गया। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंने याद किया था पीटी स्क्वायर से। तो पी फॉर फिनाइल एल्निलीन, ट्री से ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो कि जटिल भी था। ठीक है, अब बात आती है ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि सल्फर कंटेनिंग है। ठीक है, उनकी चेन में क्या है, सल्फर भी प्रेजेंट है। तो अब वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिथ्योनिन और सिस्टीन, सीएम। ठीक है, सीएम कहीं के भी सीएम कैसे हैं हमारे, सल्फर कंटेनिंग है एकदम।
सताते रहते हैं सबको, ठीक है। तो CM क्या हो गया, सिस्टीन और मिथ्योनिन। तो ये था अमीनो एसिड और प्रोटीन्स का पार्ट। चलिए अब देखते हैं हम फैट्स के बारे में, मतलब वसा। और लास्ट में आप MCQs ज़रूर सॉल्व करिएगा, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका कितना ये चैप्टर प्रिपेयर हुआ और साथ ही साथ आप कमेंट में भी बताइएगा कितने आपके क्वेश्चंस जो है वो ठीक हुए। चलिए आइए देखते हैं कि फैट्स जो है वो किससे बने होते हैं। तो जैसे कि प्रोटीन्स बना था किससे, अमीनो एसिड से, ऐसे ही फैट्स किससे बने हुए होते हैं, फैट्स बने होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, ठीक है। पहली चीज़, पहला पॉइंट याद करने वाला, एग्जाम में पूछते हैं ये चीज़, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं। फैट्स के दो प्रकार होते हैं, मतलब संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ऐसी वसा जो कि क्या है, संतृप्त है, मतलब कि जो सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि सैचुरेटेड फैट्स बनाएंगी। तो पहली चीज़ वो होंगे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कुछ आपने ऐसे फैट्स देखे होंगे जो कि सॉलिड हैं, कैसे ठोस हैं रूम टेम्परेचर पे। इसका एग्जांपल हो जाएगा घी, आपने देखा होगा, कोकोनट ऑयल देखा होगा। अगर ठंडी के टाइम में वो क्या है, सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, ठीक है। घी भी ठोस हो जाता है। तो अब कितनी भी ठंडी पड़े, क्या रिफाइंड ऑयल ठोस होगा, नहीं होगा, ठीक है, पर घी हो जाएगा ठोस। तो ये क्या हो गए, ये सैचुरेटेड फैट्स हो गए। दूसरी बात आ जाती है कि जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये जानवरों से भी मिलते हैं और ये पौधों से भी मिलते हैं। तो जानवर से मिला, जैसे घी मिला, बटर मिला, ये क्या हो गए, जानवर से मिलने वाले फैट्स हो गए। अब जो किससे मिलेंगे, जो पौधों से मिलेंगे, पौधे से कौन सा मिला, जैसे कोकोनट ट्री से कोकोनट ऑयल मिला, तो ये क्या हो गए, हमारे सैचुरेटेड फैट्स के अंदर आ गए। अब बात आती है इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये लिक्विड होते हैं। फिर ये पौधों से पाए जाते हैं, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, आपने फ्लेक्स सीड सुना होगा, पीनट ऑयल सुना होगा। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। बात आती है बॉन्ड की, कि इसमें बॉन्ड कैसा प्रेजेंट होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ में डबल कुछ में ट्रिपल। अब जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसके भी फर्दर टाइप्स हैं। अगर एग्जामिनर को आपको फंसाना होगा क्वेश्चन में तो वो थोड़ा सा और टाइप्स में डिटेल में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स के भी फर्दर टाइप, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। सबसे मेन एग्जाम्पल क्या है, ओमेगा 3, जो कि बादल की छाँव में बना हुआ है। ओमेगा 3 ऐसा फैट है जो कैसा फैट है, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। कौन सा, ओमेगा 3 है, तो ये अनसैचुरेटेड, पर कौन सा, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। कहाँ पाया जाता है, फिश में, फ्लेक्सीड में, वॉलनट्स में पाया जाने वाला ये फैट है, ठीक है। अब बात आती है मोनोअनसैचुरेटेड फैट की, तो ऑलिव, पीनट, सेसमे, पॉली की सनफ्लावर, सोयाबीन और फ्लेक्सीड। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अब बात आती है कौन सा फैट हमारा गंदा होता है, बैड होता है, कौन सा फैट अच्छा होता है। तो जो बैड फैट होता है वो हमारा होता है सैचुरेटेड, मतलब संतृप्त जो वसा है वो हमारी खराब होती है शरीर के लिए, क्योंकि वो जम जाती है जाके आर्टरीज में। पर इसको क्या करते हैं, एक और कारण होता है इसका ख़राब होने का, क्योंकि इसको तोड़ने में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, किसी की मदद लेनी पड़ती है। अब साथ ही साथ बात आती है गुड फैट की, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, इजीली इनके बॉन्ड्स को तोड़ा जा सकता है, इसलिए इनको बैड और जो है गुड बोला जाता है। बात आती है कि किसी भी वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी कैसे बन रहा है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब इसमें हाइड्रोजन का ऐड करते हैं किसी भी तेल में, वेजिटेबल ऑयल में, और वो बन जाता है घी। अब साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन सा ऐसा मिनरल यूज़ हो रहा है, तो आप बोलेंगे निकेल, ठीक है। निकेल जो है, निकेल एलिमेंट जो है वो यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अब नेक्स्ट चलते हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो आती है खनिज की, कि कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है काम करने के लिए। तो वो आवश्यकता क्या क्या हो सकती है, बॉडी के जो सॉल्ट लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए, बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए,
बोन्स को फॉर्मेशन करने के लिए प्रॉपर, टूथ का फॉर्मेशन, टूथ का डिके ना हो, मतलब ख़राब ना हो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए जो है खनिज का हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता बन जाती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और MCQ ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट में उसके आंसर्स आप साथ ही साथ उसके आपके कितने सही हुए वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो कुछ हमारे सूक्ष्म होते हैं खनिज जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होते हैं और कुछ उसके अपेक्षा ज़्यादा होते हैं मात्रा में। प्रमुख जो होते हैं वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है उसकी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और क्रोमियम, ये सब क्या हो गए हमारे माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट्स हो गए। साथ ही साथ जो हमारे मैक्रो हैं, जो हमारे थोड़े से प्रमुख हैं, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम है, फिर सल्फर। तो ये सब क्या हो गए, ये हमारे मैक्रो में आ गए। अब आइए अब इसके हम देख लेते हैं क्या क्या। देखो मैंने हर एक मिनरल लिया है और उसके साथ साथ उसकी क्या आवश्यकता है शरीर में, क्यों वो ज़रूरी है वो लिया है, साथ ही साथ उसकी कमी से होने वाली चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया है। सोर्सेस तो कहीं ना कहीं से आप मिल ही जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम कहाँ पे मदद करता है, नर्व ट्रांसमिशन में। नर्व से ट्रांसमिशन मतलब सिग्नल का ट्रांसमिशन इधर से उधर, तो उसमें किसकी मदद हो रही है, सोडियम। बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में किसका उपयोग होता है, सोडियम का। ठीक है। फिर मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो ये किसमें, इसमें किसका यूज़ हो रहा है, कौन सा मिनरल है, सोडियम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कमी से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन या बॉडी में वीकनेस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लोराइड। क्लोराइड जैसे बॉडी में जब डाइजेशन होता है, हम डाइजेशन जब पढ़ेंगे, और डाइजेशन का एक वीडियो चैनल पे पड़ा भी हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। आपको काफ़ी सारे वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिफरेंट एग्जाम्स के कुछ कंटेंट NCERT बेस्ड आपको मिल जाएगा। तो देख लेते हैं क्लोराइड हमारे बॉडी में HCl की ज़रूरत होती है, किसमें, डाइजेशन में। हमारे स्टमक के अंदर HCl नहीं होगा तो जो एक प्रोटीन होता है पेप्सिन, वो काम नहीं करता है। ठीक है। तो उस पेप्सिन प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए, उसको काम कराने के लिए, उसकी हेल्थ से प्रोटीन का डाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। जो कैसा मीडियम होता है, एसिडिक। तो उस मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए क्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। तो और फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड बैलेंस है उसको भी वो मेंटेन रखता है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, HCl प्रॉपर सेक्रीट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अब बात आती है नेक्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, हमारे टीथ को बनाने के लिए, हमारे बोन्स को बनाने के लिए, साथ ही साथ ब्लड की क्लॉटिंग के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है। अगर ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम नहीं प्रेजेंट होगा तब क्या हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है। अगर कैल्शियम बॉडी में अच्छी मात्रा में नहीं प्रेजेंट होगा तब क्या हो जाएगा, ग्रोथ जो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बच्चों की, कुछ लोगों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, प्रॉपर उनकी एज के हिसाब से ग्रोथ नहीं रहती है, तो वो सब किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है। फिर बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, ये सब कैल्शियम आप सब समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम मदद करता है मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अगेन। फिर बॉडी फ्लूइड बैलेंस बनाता है और नर्व ट्रांसमिशन भी पोटेशियम करता है। नेक्स्ट बात आती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है, बोन्स और टीथ को के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है। स्टोर करने में, बॉडी की एनर्जी को स्टोर करने में फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अब इसकी कमी से क्या हो जाएगा, बोन्स जो है वो ख़राब हो जाएंगी, बैड हो जाएंगी। ठीक है। दांत खराब होने लगेंगे, फिर बॉडी में वीकनेस आएगी। नेक्स्ट बात आती है आयरन की। आयरन का काम क्या होता है, सबसे पहली बात है हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो सेल्स ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देती हैं। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो RBC की हेल्प से हो रहा है। तो RBC को हेल्प करता है कौन, आयरन। आयरन क्या है, RBC बनाता है। तो RBC क्या करेगा, ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीजन कैरियर है क्या, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन लेके जाएगा ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स और वहाँ से क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ जाएगा। तो इस सारी प्रक्रिया में आयरन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट बात आती है मसल के फंक्शंस के लिए प्रॉपरली, फिर प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज। अब इसकी कमी से क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या है, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। अगर आयोडीन की कमी है तो आपने देखा होगा घेंगा हो जाता है, जो यहाँ पे से गोइटर सा निकल जाता है, गोइटर बोलते हैं उसे। साथ ही साथ छोटे बच्चों में इसकी कमी से क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है, कुछ मानसिक जो है वो रोग हो जाते हैं बच्चों में। नेक्स्ट बात आती है जिंक की। जिंक क्यों ज़रूरत है, जिंक के लिए, जिंक हमारी बॉडी को अच्छा रखता है, मेंटेन रखता है, और जिंक जो है एक हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जिंक की कमी से क्या हो जाएगा, जो स्किन है वो ख़राब हो जाएगी, बाल जो है बहुत थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, उसके एक एक स्ट्रैंड्स बहुत पतले हो जाएंगे। बात इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है जिंक की कमी से। ठीक है, वुंड में हील करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है जिंक। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं और इन सब से क्वेश्चंस बन जाते हैं। साथ ही साथ इलनेस में हेल्प, अगर सही से मात्रा में जिंक नहीं होगा बॉडी में प्रेजेंट तो जल्दी जल्दी बीमार होंगे, वही बातें, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट बात आती है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है डेंटल कैरीज क्रिएट करता है। अगर फ्लोरीन की मात्रा सही नहीं है, मतलब कीड़े लग जाते हैं फ्लोरीन की कमी से। टूथ एंड बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है फ्लोरीन। फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो माल न्यूट्रिशन कॉज करता है, किडनी की डिजीजेस कॉज करता है। तो ये कुछ जो थे मेरे हिसाब से मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगे मिनरल्स, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। अब साथ ही साथ चलिए अब चलते हैं विटामिन्स। विटामिन्स हम करेंगे बढ़ते स्लाइड हैं के हम ऊपर। विटामिन्स की ओर कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स हमारे शरीर में कम मात्रा में इस्तेमाल होने वाली, यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं जो कि हमारे प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल टू एन ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, विटामिन्स विटामिन कार्बनिक अणु होते हैं जो कम मात्रा में जीव के लिए आवश्यक होते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की एसेंशियल विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गेनिज्म इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। मतलब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन्स हैं, ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हमको इसको जो है अलग से डाइट में लेना पड़ता है हमारे शरीर की पूर्ति करने के लिए। चलिए अगली स्लाइड की तरफ देख चलते हैं। अब विटामिन्स दो तरीके के होते हैं। पहला वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मतलब जो वाटर में घुलनशील है। तो ये विटामिन्स क्या हो जाएंगे, अगर बॉडी में जब एक्सेस मात्रा में हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो ये यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाएंगे। पर जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पे, लिवर में। अब लिवर में ये स्टोर हो रहे हैं तो जैसे फूड का डाइजेशन होता है उसी तरह से इनका भी डाइजेशन हो जाता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर क्रॉस करते हुए ये हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं पूरा डाइजेस्ट होके। ठीक है, तो अब हमें इसमें पढ़ना है कि इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो वाटर सॉल्युबल के एग्जाम्पल हो जाएंगे विटामिन बी और विटामिन सी, बी सी। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे के, ई, डी, ए, कीड़ा। ठीक है, और बी जो है आपको पूरा पढ़ना है बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जो होता है, मतलब बी में B1 B2 ऐसे करके सारे विटामिन आपको पढ़ने हैं। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड हमारी बता रही है कि विटामिन का नाम, उसका केमिकल नेम, उसके सोर्सेस, फंक्शंस और डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो आपको मेन एग्जाम में पूछा जाता है केमिकल नेम, प्लस आपको पूछा जाता है इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो आप जान लें अपनी जानकारी के लिए कि हमको ये पार्ट और ये पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहला देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल और इससे होने वाली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, केरेटिनाइजेशन ऑफ स्किन। नाइट ब्लाइंडनेस आप सबको पता है, रतौंधी। साथ ही साथ जेरोप्थेल्मिया, इसमें क्या होता है, आई में ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है, आईज जो है वो ड्राई हो जाती है। केरेटिनाइजेशन ऑफ स्किन में हो जाता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, डेड हो जाती है, डेड स्किन हो जाती है। ठीक है, अगली डिजीज है हमारी, अगली विटामिन है हमारा थायमीन, जिसको विटामिन B1 बोलते हैं। थायमीन इसका केमिकल नेम हो गया। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाता है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग जो है वो बेरी कहलाता है। ठीक है, अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इससे होने वाली बीमारी है चिलोसिस। ठीक है, अगली विटामिन है विटामिन B3, जिसका केमिकल नाम है नियासिन। इससे होने वाली बीमारी है पेलेग्रा। ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स का।
पेलेग्रा भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन से विटामिन से की कमी से पेलेग्रा होता है, तो पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। अगला क्वेश्चन है विटामिन B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड, इससे हो जाता है इनएडिक्वेट ग्रोथ, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। नेक्स्ट है विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, इससे होने वाली बीमारी है कन्वर्जन, जैसे झटके से आते हैं एकदम से हाथ पैर हिलने लगता है कुछ लोगों का, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है आपकी, आपके मतलब उसमें नहीं होता है वो, जैसे मिर्गी का दौरा, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्जन्स कहलाते हैं। विटामिन B7 जो है वो बायोटिन है। अब विटामिन B7 की कमी से होता है डिप्रेशन, हेयर लॉस एंड मसल पेन। नेक्स्ट आता है विटामिन B9, ये भी बहुत बार पूछा गया है, विटामिन B9 का केमिकल नेम जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, और इससे होने वाली जो बीमारी है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक तरह से खून की कमी। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी विटामिन B12 को लेके, जिसका नाम है केमिकल नेम कोबैलामिन, या इसको एक और नाम से बोलते हैं साइनोकोबैलामिन। तो बात दोनों एक ही है। इससे भी क्या होता है, इससे भी होता है अनीमिया। ठीक है, अगला विटामिन है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि स्कर्वी किससे होती है, तो स्कर्वी विटामिन सी से होती है। ठीक है, अगला विटामिन है विटामिन डी, ये होता है कोलोकैल्सिफेरॉल, आपको यही याद रखना है, दूसरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये हमारा ब्यूटी विटामिन भी है, तो अगर ब्यूटी विटामिन पूछा जाए तो आप बोल देंगे विटामिन ई या टोकोफेरॉल। नेक्स्ट आता है विटामिन के, ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स का। विटामिन के, इसकी कमी से हो जाती है इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग में टाइम, मतलब अभी क्या है, ये विटामिन जो है वो करता है इनहांस ब्लड क्लॉटिंग को, जल्दी कराता है ब्लड क्लॉटिंग, पर अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो इसकी वजह से क्या होगा, खून बहता रहेगा। तो और इसका जो केमिकल नेम है वो फाइलोक्विनोन के नाम से यह जाना जाता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड ये आपकी एनसीईआरटी बुक की स्लाइड है, और ये पिक्चर भी एनसीईआरटी की ही है, तो इससे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए जो है वो लॉस ऑफ विजन, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज है। नेक्स्ट आता है विटामिन B1, जिससे होती है बेरी बेरी। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, और कैल्शियम, ये एक तरह के मिनरल्स है, आगे हमने जो पढ़े थे पिछले, वही यहाँ पे रिपीट किए गए हैं कि कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है डेफिशिएंसी डिजीज, बोन एंड टूथ डिके, आयरन की कमी से गोइटर, आयरन की कमी से अनीमिया। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अगला हमारा ये विटामिन खत्म होता है, अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है फूड टेस्ट। तो सारे फूड टेस्ट हम यहाँ कवर करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, चैनल पे अभी आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम एनसीईआरटी का टॉपिक प्लस उसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स हम पूरा पूरा चैप्टर लेके चलते हैं, जिससे कि एक बार में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाए, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है प्रीवियस ईयर बेस्ड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही, तो वो आप देख पाएँ कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको चैनल पे काफ़ी अच्छे वीडियोस, आपके लाइक एनसीईआरटी के वीडियोस कंटेंट आपको मिलेंगे। चलिए अगला चलते हैं हम फूड टेस्ट की तरफ। तो सबसे पहला फूड टेस्ट हम देखते हैं कि कौन सा है। सबसे पहला टेस्ट है कि टेस्ट फॉर स्टार्च। अब खाने में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए टेस्ट होता है। अब इस टेस्ट सॉल्यूशन को बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, या इस टेस्ट का नाम भी है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट से ये होता है कि अगर खाने में स्टार्च प्रेजेंट है तो वो कलर कौन सा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब का, ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक कलर अगर हो गया तो ये पता लग जाता है कि जो खाना है, जो हमारा फूड का सैंपल है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। पर अगर ऑरेंज कलर आ जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है खाने में। तो आपके स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन ज़रूरी होता है। आपको इसमें सॉल्यूशन का नाम याद करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये पता करना ज़रूरी है कि एंड रिजल्ट क्या है। तो एंड रिजल्ट है कि अगर पॉजिटिव है तो स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो खाने का कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। चलिए अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं। अगला टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को जांचने के लिए टेस्ट है। अब इसका नाम होता है बाययूरेट रिएजेंट, जैसे
पिछला था स्टार्च टेस्ट के लिए कि आयोडीन सॉल्यूशन, तो टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए है बायोरेट रिएजेंट। अब इस रिएजेंट को आपको नाम भी आपको याद रखना ज़रूरी हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि कॉपर सल्फेट होता है इसमें रिएजेंट में, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। इसको रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो रोशेल सॉल्ट का अदर नेम अगर पूछा जाए तो आप बोल देंगे पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, तो बायोरेट रिएजेंट में 3 रिएजेंट्स का मिक्सचर होता है, 3 चीज़ों का मिक्सचर। अब अगर बायोरेट टेस्ट में प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो जो पर्पल कलर आ जाएगा, पर अगर प्रोटीन एब्सेंट है, प्रोटीन नहीं है तो आ जाएगा ब्लू कलर। तो ब्लू कलर बताएगा प्रोटीन नहीं है और पर्पल कलर बता देगा कि प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। चलिए अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं, टेस्ट फॉर शुगर। अब किसी सैंपल में शुगर में अगर शुगर प्रेजेंट है कि नहीं है हमें ये जांचना है, तो हमको करना होगा टेस्ट फॉर शुगर। अब इसके लिए सॉल्यूशन का नेम है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, प्रोटीन के लिए क्या था, अभी पिछला आपने देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रोटीन के लिए था बायोरेट रिएजेंट। ठीक है, प्रोटीन के लिए था बायोरेट रिएजेंट और शुगर के लिए है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किससे किससे बना है, सोडियम साइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट। ये इतना मत याद रखिए, आप इतना याद रखिए कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट फॉर शुगर करता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या डाला, ये फूड है। फूड को इसमें जब डाल दिया तो, और बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला तो, और हीट किया। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। अगर सॉल्यूशन में जो शुगर है वो नहीं है तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, और जैसे 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 कलर में चेंज होता जाएगा आपको ये समझ में आता जाएगा कि शुगर का कंसंट्रेशन उस टेस्ट ट्यूब में कितना है। तो हाई कंसंट्रेशन मतलब प्रॉपर शुगर अच्छे मात्रा में प्रेजेंट है तो रेड कलर का हो जाएगा, और शुगर अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो ब्लू कलर का ही रहेगा। ये हो गया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो कि टेस्ट फॉर शुगर बताता है। चलिए अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, अब किसी भी फूड सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है इसको जांचने के लिए मॉलिश टेस्ट का नाम जो है वो लिया जाता है। मॉलिश टेस्ट में मॉलिश रिएजेंट डाला जाता है और ये बताता है कि इसमें शुगर है कि नहीं। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। शुगर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब अगर कलरलेस है तो ये क्या है, नेगेटिव टेस्ट है। पर अगर पर्पल वॉयलेट रिंग आ रही है तो ये कैसा, ये बताएगा ये क्या है, ये पॉजिटिव बताता है कि ये जो है टेस्ट है किसका, पॉजिटिव, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, तो इतने टेस्ट थे जो आपको, अच्छा एक फैट टेस्ट बच जाता है। फैट टेस्ट तो आप इजीली बता सकते हैं कि अगर फूड कोई भी पेपर ले लेंगे उसके ऊपर आपने ये रख दिया सैंपल और उसको आपने फोल्ड कर दिया तो ट्रांसलूसेंट स्पॉट मतलब ऐसा स्पॉट जिसका हल्का सा दिख पा रहा है कि पीछे क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेस्ट बता देगा कि प्रेजेंस ऑफ फैट है। ये तो आपने पेपर पे कोई भी अगर खाने फ्राइड आइटम को भी रख देंगे तो आप पता लगा सकते हैं। तो ये थे सारे टेस्ट हमारे। तो आप एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लीजिए कि सबसे पहले हमने टेस्ट फॉर स्टार्च देखा, इसमें क्या था, आयोडीन सॉल्यूशन और ब्लू ब्लैक कलर था, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च फूड सैंपल में बता रहा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोटीन टेस्ट जो कि था बायोरेट रिएजेंट था। इसको आप एक दो बार देखेंगे तभी आपको याद होगा और इसको आप एक नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। बायोरेट रिएजेंट अगर पॉजिटिव है तो पर्पल कलर हो रहा है, नेगेटिव है तो ब्लू कलर हो रहा है। साथ ही साथ कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसका नाम था रोशेल सॉल्ट। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर शुगर जिसमें था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में अब इसमें हाई कंसेंट्रेशन, अगर लाल बहुत ज़्यादा गाढ़ा डीप रेड कलर है तो बता देगा कि शुगर प्रेजेंट है, और अगर नहीं है शुगर तो ब्लू कलर का ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट जो कि है मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट में अगर पर्पल कलर की रिंग आ गई तो ये बताएगा कि इस वाले सैंपल में कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है, और अगर कलरलेस ट्यूब रह गई, बिल्कुल कोई कलर ही नहीं आया, तो ये बता देगा कि इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर फैट। वो आप देख सकते हैं कि ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, अगर स्पॉट आ जाएगा एक ऐसा
तेल वाला, तो ये बता देगा कि फैट प्रेजेंट है। चलिए, हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। चलिए अब जल्दी से हम एमसीक्यूज लगा लेते हैं और अब आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए, आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। चलिए जल्दी से टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पेलेग्रा इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? क्या ये थायमीन की कमी से होता है? क्या ये आयोडीन की कमी से होता है? क्या ये नियासिन की कमी से होता है? कि राइबोफ्लेविन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा होता है कमी से, किसके? नियासिन की कमी से। अब हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इसका उत्तर तो हो गया नियासिन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो थायमीन की कमी से क्या हो जाता है? थायमीन की कमी से बेरी हो जाता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? चिलोसिस होता है। ठीक है। और थायमीन को क्या बोलते हैं? विटामिन B1 बोलते हैं। नियासिन को क्या बोलते हैं? विटामिन B3 बोलते हैं। राइबोफ्लेविन को क्या बोलते हैं? विटामिन B2 बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following minerals play a major role in energy storage and transfer of ADP into ATP? ये आपको नया क्वेश्चन दिखेगा और ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको डाल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा भंडारण और ADP को ATP में स्थानांतरण करने में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का काम होता है कि एनर्जी को ट्रांसफर करे फ्रॉम ADP टू ATP। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following minerals is required for the synthesis of chlorophyll? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार मैंने एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हुए देखा है। Which of the following mineral is required for the synthesis of chlorophyll? कौन सा ऐसा मिनरल जरूरी होता है जो कि क्लोरोफिल को बनाने में मतलब उसको मददगार साबित होता है? क्या ये कॉपर है? क्या ये पोटेशियम है? क्या ये नाइट्रोजन है? क्या ये आयरन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरन। और आयरन के साथ साथ जरूरत होती है, जस्ट अ सेकेंड, आयरन के साथ साथ जरूरत होती है मैग्नीशियम की। तो आयरन प्लस मैग्नीशियम की जरूरत होती है किसके लिए? क्लोरोफिल को बनाने के लिए। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्लोरोटिक पैचेस आपको दिखते हैं लीव्स में, जो कि लीव्स जो है वो ग्रीन से येलो कलर की होने लगती है। तो ये इसका मतलब होता है कि इस लीफ के अंदर मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following nutrient is needed to build and maintain the structural components of food? तो अब बात आती है स्ट्रक्चरल एंड बिल्ड करना कितना और मेंटेन करना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फूड को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा प्रोटीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना कौन बना रहा है? प्लांट्स बना रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में बनना। इससे ये क्यों बनता है? क्योंकि एनर्जी जनरेशन हो पाए। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का जनरेशन हो पाए। कीमोसिंथेसिस क्या था? कीमोसिंथेसिस वो प्रक्रिया थी जिसमें कि बैक्टीरिया जो थे वो अपना खाना बना रहे थे और कहाँ बना रहे? डीप इनसाइड द सी ये सब काम हो रहा था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। तो क्या कौन कौन सी प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सही बात है। मतलब सनलाइट का यूज होता है और क्या बन जाता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बात सही है। तो हमारा क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे थे, उससे क्या बन जा रहा था? ऑक्सीजन बन जा रहा था। पूरी रिएक्शन आपको पता है, आप कमेंट सेक्शन में रिएक्शन मुझे इसकी लिख के पूरी बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट? कौन सा इसमें से एक पैरासाइट है? लाइकेन, कस्कुटा, पिचर प्लांट, राइजोबियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? परजीवी पूछा गया है। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है किसके साथ? फंजाई और एल्गी के साथ। ठीक है। कस्कुटा क्या है? कस्कुटा भी एक तरह का पैरासाइट है। तो यही इसका उत्तर है, क्योंकि हमसे पूछा भी गया है क्या? पैरासाइट। पिचर प्लांट क्या है? पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस
प्लांट है जो कि अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इंसेक्ट से पूरी करता है। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है किससे? लेग्यूमिनस प्लांट से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हमें कौन सा विटामिन खोजना है जो कि पानी में घुलनशील हो। ठीक, तो विटामिन बी एंड सी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ए डी ई के कौन सा विटामिन है? ए डी ई के हमारा है फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, बाकी सब इधर से उधर करके दिए हुए हैं तो कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग आर। शरीर में समुचित कार्य के लिए आवश्यक मैक्रो पोषक तत्व हैं। अब आपको इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को छांटना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से मैक्रो हैं और कौन से माइक्रो हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनरल दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर नर्व ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ऐसा मिनरल आपको बताना है, ऐसा खनिज आपको बताना है जो कि शरीर तंत्रिका द्वारा जो है वो यूज होता है, मतलब नर्व ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है। क्या ये सोडियम है? क्या ये आयरन है? क्या ये जिंक है या कैल्शियम है? तो कैल्शियम तो नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट आउट द मिनरल दैट इज यूज फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टूथ एंड बोन बाय द बॉडी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ऐसा खनिज बताना है जो कि दांत को और हड्डियों को मजबूत रखने में उपयोगी है। तो क्या आयरन और जिंक है? नहीं। सोडियम एंड मैग्नीशियम? नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन। आप अपने आंसर जरूर बताइएगा कि आपके कितने ठीक हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैलेक्टोज इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ अ शुगर। अब आपसे पूछा गया है कि गैलेक्टोज कौन से तरह की शर्करा है, कौन सी शर्करा का उदाहरण है। तो क्या ये पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड दोनों है, कि सिर्फ मोनोसेकेराइड है। तो गैलेक्टोज आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सिर्फ मोनोसेकेराइड का। गैलेक्टोज के साथ साथ एक और कौन सा एग्जाम्पल था हमने पढ़ा था? ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू यूनिट्स ऑफ। सुक्रोज का निर्माण दो इकाइयों को मिलाने से होता है। तो कौन सी दो इकाई को मिलाते हैं तो सुक्रोज बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो हमारा सुक्रोज बनेगा। ठीक है, अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कमेंट सेक्शन में ये आपको बताना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाने से कौन सा डाइसेकेराइड बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द अमाइनो एसिड दैट इज एरोमेटिक एंड हैव रिंग्स। ऐसा अमाइनो एसिड हमको बताना है, अमाइनो अम्ल बताना है जिसमें क्या है, एरोमेटिक भी हो और जिसके पास रिंग्स भी हो। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? हमने पढ़े थे ट्राइरोसिन, ट्रिप्टोफैन और एक और साथ में पढ़ा था फिनाइल एलानीन। ठीक है, ये तीन ही अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके एरोमेटिक भी होते हैं और उनके पास रिंग्स भी होता है। तो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का सबसे सरल रूप कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन सबसे सरल रूप होता है किसका? और टायरोसिन, टायरोसिन क्या था? कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्लाइड में दोनों डाल दिए कि आपको रिवाइज हो जाएगा। सिंपलेस्ट हो गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन कैसा है? सिंपलेस्ट। और टायरोसिन कैसा है? कॉम्प्लेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट हैज मोर एनर्जी। अब आपको बताना है, ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में रिवाइज हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि ऐसा कंपोनेंट बताना है जो कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट फैट्स दोनों के पास एनर्जी होती है, पर अगर मोर की बात करी जाए तो फैट्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा फैट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मरासमस इज अ डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ। मरासमस किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो क्या ये ओनली प्रोटीन की कमी से, केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, या ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या कैल्शियम? तो देखो सिर्फ प्रोटीन से ये रोग नहीं होता, प्रोटीन की कमी तो होती है तो ये रोग होता है, पर सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिला देंगे तो इसकी कमी से मरासमस होता है। और एक और आपका रोग होता है क्वाशियोरकर, जो कि किसकी वजह से होता है? जो कि प्रोटीन की कमी से, प्योर प्रोटीन की कमी से होता है। कि अगर किसी बच्चे की डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और प्रोटीन की मात्रा नहीं है तो ऐसे बच्चे को क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। और आप
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और इसके बाद हम चैप्टर करने करेंगे अपना शायद मेरे हिसाब से मैं डाइजेशन वाला चैप्टर को लेके आऊँगी, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके फिर उसके साथ में क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इस चैनल से एनसीईआरटी के टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे। एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको आपके हिसाब का कंटेंट ज़रूर मिलेगा उसमें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।